शब्द को हम लोगों ने 5 भागों में विभाजित किया था समझने के लिए, जिसमें एक उत्पत्ति के आधार पर, एक रचना बनावट के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर और एक रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर ही विकारी अविकारी को हम लोगों ने देखा था। विकारी में वे पद हैं, वे शब्द हैं जिनका लिंग वचन कारक के आधार पर, काल के आधार पर परिवर्तन होता है, जिसमें संज्ञा था, सर्वनाम था, विशेषण था और क्रिया थी। और अविकारी में है अव्यय। तो संज्ञा के हम लोगों ने 5 भेद देखे थे, सर्वनाम के हम लोगों ने 6 भेद देखे थे, विशेषण के हम लोगों ने 4 भेद देखे थे, और क्रिया में हम लोगों ने तय किया था कि जिस शब्द अथवा पद से किसी कार्य के करने या कार्य के होने का संकेत प्राप्त हो तो वो क्रिया कहलाती है। तो क्रिया का विभाजन हम लोगों ने अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, इस तरह से किया था। तो अभी हम लोगों ने अकर्मक देखा है ना। हम्म प्रेरणार्थक क्रिया लिखना है ना। जब कर्ता क्रिया को स्वयं न संपादित करके किसी अन्य से करवाने के लिए प्रेरित करे तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पाठ रटवाया, तो अध्यापक ने खुद नहीं रटा, अध्यापक ने रटवाया छात्रों से, तो क्रिया करने के लिए छात्रों को प्रेरित कर रहा है। ठीक है। मोहन ने राम को पिटवाया, तो मोहन ने खुद नहीं पीटा, इस काम को करने के लिए मोहन को प्रेरित किया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। नंबर 2 पर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया लिखें। पूर्वकालिक क्रिया जब क्रिया द्वारा जब कर्ता द्वारा जब कर्ता द्वारा एक क्रिया समाप्त कर तुरंत दूसरी क्रिया आरंभ की जाती है, कॉमा, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऐसी दशा में पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें एक उदाहरण लिख लें। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। तो इसमें जो पढ़ने की क्रिया हो रही है वो पूर्वकालिक, सोने की दूसरी क्रिया है, तो पहली क्रिया जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। एक उदाहरण और लिख लें। वह दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। वह दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। तो अकर्मक आपने पढ़ा, सकर्मक पढ़ा, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ा, पूर्वकालिक क्रिया पढ़ा। अब क्या है? नाम धातु। नाम धातु, नाम धातु क्रिया।
लिखें संज्ञा, सर्वनाम, अथवा विशेषण शब्द से बनने वाली क्रिया, बनने वाला क्रियापद या बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ है तो हाथ संज्ञा है, हाथ से आपने इसकी क्रिया बना ली हथिया लेना, उसने पड़ोसी की सारी संपत्ति हथिया ली, तो हाथ तो संज्ञा है, और संज्ञा को आप प्रयोग कर रहे हैं क्रिया के रूप में हथिया ली। तो लिख लीजिए हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, से गर्म और ठंडा विशेषण है, गरमाना, मुट्ठी गरमा दी, उसने पुलिस से अपना काम करवाने के लिए उसकी मुट्ठी गर्म कर दी, मुट्ठी गर्म करना तो एक क्रिया है, तो गर्म से गरमाना, मुट्ठी गर्म कर दी। अब एक और क्या है, संयुक्त क्रिया लिख लीजिए। संयुक्त क्रिया ना, लिखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। चल देना, उदाहरण में लिखिए चल देना, परीक्षा देने के बाद वह परीक्षा केंद्र से चल दिया, चल देना। हंस देना, वो क्रिया ना, हंसना और देना, हंस, हंस देना, चल देना, रो देना, पड़ जाना, हाँ पढ़, पढ़ पढ़, हाँ थकान से वह जमीन पर ही पड़ गया, पड़ जाना। ठीक, अब क्या है, द्विकर्मक क्रिया लिख लें। जब वो वाक्य लिखे द्विकर्मक, लिखे क्या,
द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग हो तो ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। मां ने, उदाहरण लीजिए, मां ने बच्चे को रोटी खिलाई। बच्चे को रोटी खिलाई, तो मां है कर्ता, खिलाना क्या है क्रिया। तो हाँ, दो कर्म, बच्चा और रोटी दो कर्म है। मां ने बच्चे को रोटी खिलाई, तो खिलाना है क्रिया, मां है कर्ता, और बच्चा और रोटी दो कर्म है। मां ने रोटी खिलाई तो एक कर्म होता, मां ने बच्चे को रोटी खिलाई, दो ही कर्म। फिर एक और लिख दीजिए। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाया या दिखाया। तो अध्यापक कर्ता, पढ़ाया या दिखाया हो गया क्रिया, और इसमें छात्र और पुस्तक दो कर्म हैं, तो ऐसी क्रिया ये दो कर्म क्रिया कहलाती है। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया। अगला क्या है? विधि क्रिया। लिखिए। जब क्रिया के रूप से, जब क्रिया के रूप से आज्ञा, ऑब्लिक नियम का बोध हो, कॉमा क्रिया विधि क्रिया कहलाती है। विधि क्रिया, क्रिया, क्रिया के बाद फिर कॉमा दे देते। बैठे रहिए, खड़े हो जाइए, रुक जाइए, ठहर जाओ, चले जाओ, ना। तो आप एक तरह का कोई नियम बना रहे हैं या आज्ञा दे रहे हैं। बैठो, खड़े रहो, चुप हो जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ। क्या करेंगे? हाँ, हाँ, वही तो है विधि। विधि सूचक वही तो है, आज्ञा देना या कोई नियम की बात करना। बाएं से चलो, हेलमेट लगा के चलो, तो एक तरह का आप कोई नियम बना रहे हैं
कोई विधि बना रहे हैं, कोई आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, अब कौन सा है? हाँ? सहायक क्रिया। जैसे किताबों में विधि के बजाय आज्ञा सूचक दिया हो तो वो आज्ञा लिख लीजिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो विधि है, वही आज्ञा है। ठीक है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। उसने, उदाहरण लिखिए, उसने बाघ को मार दिया। फिर नीचे लिखिए, उसने बाघ को मार डाला। मारना क्रिया है, उसके साथ आप सहायक क्रिया लगा रहे हैं, दिया, डाला। वह पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, सहायक क्रिया है। वह पढ़ रहा है, पढ़ चुका है। एक क्रिया जो मुख्य क्रिया है उसका आप समय और अवस्था जो बता रहे हैं वो सहायक क्रिया है। ठीक। अब क्या है? एक और लिख लीजिए, क्रियाबोधक संज्ञा। क्रियाबोधक संज्ञा। नाम क्रिया या नाम धातु क्रिया में आपने क्या किया था? संज्ञा सर्वनाम विशेषण पद को क्रिया बनाया था, और क्रियाबोधक संज्ञा में क्रिया को संज्ञा बनाएंगे। लिखिए, जब क्रियापद, जब क्रियापद का प्रयोग संज्ञा पद के रूप में किया जाता है, क्रियापद का प्रयोग संज्ञा पद के रूप में किया जाता है, तो क्रिया बोधक, कॉमा, क्रिया क्रियाबोधक संज्ञा कहलाती है। तो क्रिया, कॉमा, क्रियाबोधक संज्ञा कहलाती है। जैसे आप चलना कहेंगे, क्रिया है ना। हमने कहा चलना शुगर लेवल को कम करता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना का प्रयोग यहां हम संज्ञा के रूप में कर रहे हैं।
इतना कूदना आपको शोभा नहीं देता। तो है क्रिया, हम प्रयोग कर रहे हैं संज्ञा की तरह, लिख लें। कूदना आपको शोभा नहीं देता। कूदना आपको शोभा नहीं देता। कूदना अंडरलाइन करके क्रियार्थक संज्ञा या क्रिया बोधक संज्ञा कर दीजिए। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अच्छा होता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है। अब एक हेडिंग बनाइए, वाच्य। एक हेडिंग बनाइए, वाच्य। इसका एक नाम और है, प्रयोग। अभी लिखिएगा नहीं, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, गीता पढ़ती है। यानी अभी कह दें कि वे पढ़ते हैं, यानी कि इन वाक्यों में क्रिया का रूपांतरण कर्ता के अनुसार हो रहा है। अगर पुल्लिंग कर्ता है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। वे होता तो पढ़ते बहुवचन होता, यहां भी बहुवचन वहां बहुवचन। यानी क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? तो अगर कर्ता के अनुसार बदल रही है तो यानी इस वाक्य में क्रिया का जो भी रूप है उस पर प्रभाव कर्ता का पड़ रहा है। लेकिन इसी वाक्य को हम बदल दें, राम द्वारा पढ़ाई की जा रही है। गीता द्वारा पढ़ाई की जा रही है। उन लोगों के द्वारा पढ़ाई की जा रही है। तो पढ़ाई की जा रही, पढ़ाई की जा रही, पढ़ाई की जा रही, यानी इस वाक्य में कर्ता प्रभावी नहीं हो रहा है। तो क्रिया का रूपांतरण किस तरह से हो रहा है, इसी को डिसाइड करने की विधि को वाच्य या प्रयोग कहते हैं। अगर कर्ता की पकड़ है वाक्य में, क्रिया उसी पर डिपेंडेंट है, तो वह कर्तृवाच्य होगा। अगर कर्म पर डिपेंडेंट है तो वह कर्मवाच्य होगा। और कर्ती और कर्म के अलावा अगर भाव पे है तो भाववाच्य। लिख लीजिए।
जब क्रिया के रूप परिवर्तन, रूप और परिवर्तन के बीच में योजक चिन्ह डैश, रूप परिवर्तन से यह पता चले कि क्रिया के होने में क्रिया के होने में मुख्य विषय, क्रिया के होने में मुख्य विषय डैश करता है, करता बेटा ऐसे लिखो, मुख्य विषय करता है, दो बार ता लगाओ, मुख्य विषय करता है अथवा कर्म है, अथवा क्रिया का भाव है, कॉमा, तो उसे वाच्य कहते हैं, तो उसे वाच्य कहते हैं। नीचे लिखिए, वाच्य के तीन भेद हैं, वाच्य के तीन भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य, एक एक उठाइए, एक एक लाइन लिख लीजिए। पहले उठाइए कर्तृवाच्य को, लिखें, क्रिया के जिस रूपांतर से, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, थोड़ा बेटा ये आदत बनाओ, कर्ता में भी दो ता लगाओ, क्रिया के जिस रूपांतर से, कॉमा, कर्ता की प्रधानता का बोध हो, कर्ता की प्रधानता का बोध हो, कॉमा, कर्तृवाच्य कहलाता है। एक उदाहरण लिखिए, हिरण दौड़ता है, हिरण
दौड़ता है। तो क्रिया एकदम, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है ना। तो पूरा निर्धारण कर्ता, इस वाक्य में कर्ता। आपके यहां एक सवाल। कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों प्रकार की होती है। अगर एक शब्द में पूछे कि भाई किसकी प्रधानता है, तो कर्ता की प्रधानता है। ऐसे एक पॉइंट और लिखा था, इसी में एक पॉइंट और, कर्ता की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता। ठीक है, मतलब पूरे वाक्य का जो क्रिया है उसका लिंग वचन और पुरुष निर्धारण कर्ता के अनुसार होगा तो कर्तवाच्य, कर्म के अनुसार होगा तो कर्मवाच्य, और अगर भाव के अनुसार होगा तो भाववाच्य। एक दो उदाहरण और लिख लीजिए, इसमें एक दो उदाहरण और लिख लीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगर अभी आप गीता से पढ़वाते तो पढ़ती है हो जाता, और अगर दोनों से पढ़वा देते तो पढ़ते हो जाता ना। तो लिंग का निर्धारण, वचन एक वचन बहुवचन का निर्धारण, और पुरुष का निर्धारण कि उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है, यह डिसाइड कर्ता के अनुसार ही होगा। अब दूसरा लिखिए भाववाच्य। दूसरा लिखिए भाववाच्य। हाँ, दूसरा कर्मवाच्य, सॉरी, कर्मवाच्य कर दीजिए।
एक पॉइंट बना दिए ना, कर्मक सक्रामक दोनों होती है। अब कर्मवाच्य में लिखिए। क्रिया के जिस रूपांतर से, रूप से या रूप परिवर्तन जो भी लिखना है, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य कहलाता है। पतंग उड़ रही है। क्रिया, राम की पतंग उड़ रही है, गीता की पतंग उड़ रही है। राम और गीता की पतंग उड़ रही है। कोई फर्क? कर्ता से कोई फर्क नहीं है, कुल मिला के पतंग से उड़ रही। बस पतंग से मतलब है, अगर पतंग स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में चलेगा, एक वचन है तो एक वचन में चलेगा। अभी यही तोता तो उड़ रहा होता, तोता उड़ रहा है। अब वो राम का हो, सीता का हो, गीता का हो, इससे कोई मतलब ही नहीं। कुल मिला के कर्म से ही क्रिया डिसाइसिव हो रही है कि क्रिया का रूप क्या हो। क्लियर? नीचे लिखिए नोट लगा करके। कर्तवाच्य में लिखे थे अकर्मक और सकर्मक दोनों ना, इसमें लिखिए कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। कर्मवाच्य क्रिया सदैव सकर्मक होती है। जैसे ऊपर लिखे थे एक नोट में कि वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। यहां लिख दीजिए वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्त में एक पॉइंट और बनाए थे, क्या बनाए थे जो नोट लगाए? वही बात यहां लिख दीजिए और चाहे बस हो गया। कर्म के अनुसार होता है, वहां कर्ता के अनुसार होता है, यहाँ कर्म के अनुसार होता है। एक दो उदाहरण और लिख दीजिए, एक दो उदाहरण और लिख दीजिए। रोगी को दवा दी गई। अब पिताजी द्वारा दी गई रोगी को दवा, कि माताजी द्वारा दी गई, कि आपके स्वयं के द्वारा दी गई, लेकिन दवा दी गई में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, क्योंकि यहां कर्म रोगी है और कर्म के अनुसार पूरा का पूरा क्रिया का रूप स्टैब्लिश हो गया है। इसलिए आप चाहे जो लगा दीजिए, डॉक्टर के द्वारा, नर्स के द्वारा, उन लोगों के द्वारा, सब लोगों के द्वारा, लेकिन दवा दी गई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि
कर्मवाच्य में कर्म से ही स्टैब्लिश हो जाता है क्रिया का रूप। ठीक है, एक और लिख लीजिए। नहीं, इसी में एक उदाहरण और लिख दीजिए, एक उदाहरण और लिख दीजिए। राधा द्वारा भोजन नहीं किया गया। ये पूछा है शायद आप ही के यहाँ पूछा है कि दिल्ली पुलिस ने पूछा है। तो चाहे राधा हो चाहे मोहन हो और चाहे दोनों हो, भोजन नहीं किया गया तो नहीं किया गया, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो कर्मवाच्य हो गया। अब एक लिखिए भाववाच्य। भाववाच्य वही पूरी बात जो ऊपर दो लाइन में लिखे फिर लिख दीजिए। क्रिया के जिस रूपांतर से क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो, होती है या हो, भाव कॉमा देकर के भाववाच्य कहलाता है। अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब यह वाक्य चाहे मैं बोलूं चाहे आप बोलिए चाहे हम सब लोग मिलके बोले, अब हम लोगों से सहा नहीं जाता, और चाहे ये स्वयं बोले कि अब मुझसे सहा नहीं जाता। ठीक है, इसमें एक नोट लगाइए जैसे वहां लगाए थे। वही पूरी बात लिख दीजिए जो ऊपर लिखे हैं। क्रिया का लिंग वचन पुरुष का निर्धारण ना तो कर्ता के अनुसार ना तो कर्ता के अनुसार होगा और ना ही भाव के अनुसार न- ना ही कर्ता के अनुसार होगा और ना ही कर्म के अनुसार होगा। क्रिया के लिंग वचन पुरुष का निर्धारण ना तो कर्ता के अनुसार होगा और ना ही कर्म के अनुसार होगा, बल्कि क्रिया के लिंग वचन पुरुष का निर्धारण भाव के अनुसार होगा। ना तो कर्ता के अनुसार होगा ना तो कर्म के अनुसार होगा, बल्कि क्रिया के लिंग वचन पुरुष का निर्धारण भाव के अनुसार होगा। एक पॉइंट और लिखिए। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, क्रिया सदैव एक वचन कॉमा पुल्लिंग
एवं अन्य पुरुष में होती है या होता है। ठीक है, तो भाववाच्य बहुत आसान है। एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष। क्रिया का रूप होगा एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष। अकर्मक होगी, कर्मवाच्य में सकर्मक होगी। ठीक है, एक दो उदाहरण लिख लीजिए। एक लिखे हैं ना? एक दो और लिख दीजिए। मुझसे अब चला नहीं जाता। मुझसे अब चला नहीं जाता। ठीक है, एक नोट और लगा लीजिए। एक नोट और लगाइए, या नोट ही नोट, भाववाच्य में ही। एक बात तो ये लिख लीजिए कि क्रिया सदैव जो है एक वचन में होगी, पुल्लिंग होगी, अन्य पुरुष में होगी। एक बात अकर्मक होगी, यह भी लिख दिए। हाँ, लिख दीजिए। क्रिया, हाँ, भाववाच्य में कर्म में सकर्मक बताए थे और भाव में अकर्मक। क्रिया सदैव अकर्मक होती है, लिखे हैं। अगला पॉइंट लिखिए। कर्ता के साथ, कर्ता के साथ डैश दीजिएगा, से ऑब्लिक के द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे हमने कहा कि मुझसे, मुझ के साथ से लगा हुआ, मुझ, मैं जो है करता हूं, मुझसे। या हमने कहा बूढ़े व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा चला नहीं जाता, तो ये लगा रहेगा। कर्ता के साथ से ऑब्लिक के द्वारा शब्द जुड़ा रहता है। एक तरह का ये कैचिंग पॉइंट है कि आप चाहें तो उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने संज्ञा पढ़ी 5 प्रकार की, सर्वनाम पढ़ा 6 प्रकार का, विशेषण पढ़ा 4 प्रकार का, और क्रिया भी 6-7 प्रकार की पढ़ ली। ठीक है, जिसमें अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, विधि क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और क्रियाबोधक संज्ञा और द्विकर्मक क्रिया, ये क्रिया देख लिया। फिर वाच्य में हम लोगों ने क्रिया के रूपांतर को देखा कि क्रिया का रूप जो बदल रहा है वो किसके प्रभाव में बदल रहा है। अगर कर्ता के प्रभाव में बदल रहा है तो कर्तवाच्य, अगर कर्ता की प्रधानता है तो वाक्य में, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, और जब कर्ता की न प्रधानता हो, न कर्म की प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो, यानी क्रिया अपने बल पर है, तो ऐसी दशा में वहां भाववाच्य होता है। कुछ कैचिंग पॉइंट हम लोगों ने बनाए कि भाववाच्य में
सदैव क्रिया पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी और अन्य पुरुष में होगी। और जो कर्ता है, कर्ता पद जो है या शब्द है उसके साथ से अथवा के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाए पढ़ लें वचन, लिंग, वचन, कारक, काल, ये चार चीजें पढ़ना है। हैं? अब नहीं पढ़ेंगे? अच्छा, हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, पन्ना बदलिए, हेडिंग बदलिए, पन्ना बदलिए, हेडिंग बदलिए। अलग अलग लिखवाएं कि एक ही साथ? अलग अलग। तो लिखिए लिंग। लिखिए संसार में सभी वस्तुओं को पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग के रूप में देखा और समझा जाता है। देखा और समझा जाता है। फिर नीचे लिखिए वस्तुतः हिंदी भाषा में लिंग निर्धारण कुछ सामान्य नियमों के आधार पर कुछ सामान्य नियमों के आधार पर किया जाता है। फिर नीचे लिखिए नोट लगाइए, नोट लगाइए। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है
अथवा स्त्री जाति का है। कॉमा, लिंग कहलाता है। फिर नीचे लिखिए, लिंग का शाब्दिक डैश दे के लिखिए, चिन्ह कॉमा, निशान अथवा जाति, अथवा जाति। दो तीन पॉइंट है, वही लिख लीजिए, उसी से निर्धारण कर लेना है। पहले कुछ उदाहरण लिखवा दें, फिर उसको पॉइंट बनाओ। लिखिए, पुल्लिंग में लिखिए, ऐसे पुल्लिंग तो कुछ शब्द उसी पे लिख लीजिए, पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग में लिखिए, पक्षी, पक्षी पुल्लिंग में रहेगा। उल्लू तो रहेगा ही रहेगा, उल्लू। भेड़िया, केचुआ, खटमल, चीता, कौवा, कौवा। अब एक फिर एक हेडिंग और बनाइए नीचे, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग में गए थे, अब स्त्रीलिंग बनाइए। चील, पूछा है कोयल, कौवा का कोयल। तोता का मैना, मैना। गिलहरी, तितली, जोंक, जोंक, मक्खी, मछली, देखिए एक सामान्य नियम, अब नियम कल लिखवाएंगे। एक सामान्य नियम तो ये जान लीजिए कि अगर तत्सम शब्द है और वो शब्द जो है अकारांत है, मतलब अंत में उसके अ लगा हुआ है, तो वह सामान्यतः पुल्लिंग शब्द होगा।
और अगर यही आकारांत होगा तो ये सामान्यतः स्त्रीलिंग शब्द होगा। जब आप कृष्ण की बात करेंगे तो ये अकारांत है, और जब आप राधा की बात करेंगे तो ये आकारांत। सामान्यतः सामान्यतः यह आपको देखने को मिलेगा। या ईकारांत हो, नदी, पानी मत कहिएगा, पानी नहीं पी जाएगी, पानी पिया जाएगा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में है वो। तो ईकारांत भी सामान्यतः तत्सम शब्दों के रूप में स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं। जितनी पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं, अपवाद एक दो को छोड़ करके सब के सब पुल्लिंग में रखे जाते हैं। ये जो हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है, ये सब के सब पुल्लिंग में रखे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं 52, उसमें दो को छोड़ करके प्रायः सब पुल्लिंग हैं। डेट हमेशा स्त्रीलिंग में जाएगा, 1 तारीख 2 तारीख होगी, लेकिन सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब होगी। हाँ कि होगा, होगा, माह का नाम होगा। नक्षत्र हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे। जनवरी में एग्जाम होगा, होगी नहीं, ठीक है। नक्षत्र के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, पर्वत के नाम पुल्लिंग होते हैं, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये कुछ सूची है, इसको हम लिखवा देंगे। अपवाद रहता है, भाषा बेटा भाषा है, गणित की तरह नहीं चलती है, तो भाषा प्रयोग से ही चलती है। तो इसमें गणित की तरह एकदम सर्वमान्य नियम नहीं होते, अपवाद भी रहते हैं, और अपवाद ही हमसे पूछे जाते हैं ज्यादातर, लेकिन एक सामान्य समझ होनी चाहिए, ठीक है। हम्म। नक्षत्र पुल्लिंग नहीं होते हैं। हम्म। देखिए, मुख्यतः है क्या बेटा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कोई अलग चीज नहीं है। भाव प्रधान। जब यहां आपको कठोरता देखने को मिलेगी, रिजिडनेस, संघर्ष, तो ऐसे शब्द या ऐसी चीजें जहां पर कठोरता हो, संघर्ष हो, रिजिडिटी हो, तर्क हो, तो वो शब्द जाते हैं पुल्लिंग में। और जहां पर तर्क के बजाय इमोशन हो, भाव हो, तो ये भाई बहन माँ पिता ये सब भाव है, ये तर्क नहीं है कोई, यहां तर्क नहीं चलता है। तो भावना प्रधान जो शब्द होते हैं ज्यादातर वो स्त्रीलिंग होंगे। इसमें आपको सहजता दिखेगी, करुणा दिखेगी, दया दिखेगी। जैसे भाई वो एसएससी वाले हैं तो वो इंग्लिश पढ़ते हैं, ये दरोगा वाले हैं तो ये हिंदी पढ़ते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति के जितने रूप हैं उनको मुख्यतः 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जैसे अकर्मक और सकर्मक क्रिया आप कहे थे। तो जिसमें थोड़ा सा कठोरता दिखे, रिजिडिटी दिखे, संघर्ष दिखे, तर्क की प्रधानता दिखे, वो शब्द पुल्लिंग में जाते हैं। बाकी सबको आप ग्रह 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 कह देते हैं, लेकिन जैसे ही पृथ्वी आती वहां भाव आ जाता है, गाय आती है तो वहां भाव आपका, गाय हमारी माता है, बैल हमारे पिता नहीं है।
भाव का विषय है, इमोशन का विषय है। आप किसी को भाई बना लिए, किसी को बहन बना लिए, किसी को माँ, तो ये भाव है, भावना प्रधान। नदी के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये, अब शुक्र उसकी बहन है, तो बहन एक भाव है ना, ये तो आप बता रहे हैं। भाव बता, अभी कोई कहे कैसे बहन है, जरा दिखाइए, दोनों को डीएनए लाइए, देखें हम बहन है कि नहीं। कुछ नहीं, खेल खत्म। ये तो आप कह रहे हैं कि शुक्र की बहन है, पृथ्वी की बहन है। तो भावनाएं जहां रहती हैं, ये तत्व, भावना प्रधान तत्व स्त्रीलिंग होता है। स्त्री का मूल रूप है दया, करुणा, त्याग, बलिदान, ये सब स्त्री का मूल रूप है, सहज हो रहती है वहां। इसीलिए देखिए महिलाओं में ज्यादातर गणित को लेकर के डर बना रहता है। उनका यही ब्रेन केवल एक्टिव रहता है, लेफ्ट ब्रेन। इमोशंस, हर चीज में इमोशन है ज्यादातर। और पुरुषों का ये राइट विंग, ये एक्टिव रहता है, इमोशन शून्य रहता है। तो अब बैलेंस बनाने की जरूरत है उसको। इसीलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन चलाकर पैसा कमाने के लिए ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है बांटने के लिए, ज्ञान होता है कल्याण के लिए, अच्छी बातें करें। अब पता लगा आप डॉक्टर बन करके और उड़ा दे रहे हैं, ऐसे ज्ञान किस काम है? अरे डॉक्टर बनिए, सबका कल्याण करिए, सबका देखिए मरीज को। इसलिए इंजीनियर बनिए तो अच्छा पुल, पता लगा पुले गिरा दे रहे हैं इंजीनियर साहब। तो ये बेटा, जब इन इसके साथ ये तत्व होते हैं तो ये पूर्णता को प्राप्त होता है। वैसे जो स्त्री तत्व है, ये पूर्णता को तब प्राप्त करेगा भावना हो संघर्ष के लिए, दया हो संघर्ष के लिए, कठोरता हो संघर्ष के लिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको बेवकूफ बनाए और आप दया दया दया। हम आपका सम्मान करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप मेरा सम्मान करते हैं। अगर आप मेरा अपमान किए तो ले जूता ले जूता ले जूता, फिर छोड़ेंगे नहीं। फिर उसमें कोई ये नहीं है कि आप का हम सम्मान करेंगे। सम्मान दोनों तरफ से होता है। आप मुझे सम्मान दीजिए, हम आपको सम्मान देंगे। आप मुझे गाली दे दो, सम्मान देंगे, क्यों देंगे भाई? राजा मांडा चचेरे भाई हैं आप, इसलिए। नो, कोई नहीं, भारत में लोकतंत्र है। चलिए ठीक है, नमस्ते।